हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे सेशंस इस पर हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं रिलेटेड टू ऑडिटिंग, इनकम टैक्स एंड योर थर्ड यूनिट अकाउंटेंसी। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं और साथ ही साथ हम टॉपिक का रिवीजन भी करते जाएंगे जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अगर आप डिटेल में क्लासेस चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वीडियोस अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हर एक वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और फ्री पीडीएफ्स एक्सेस आप कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 से। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, ओरिजिनल वाउचर्स आर कॉल्ड वाउचर्स एंड देयर कॉपीज और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डैश वाउचर्स। देखिए, हम वाउचिंग या वाउचर्स की बात करते हैं तो वाउचिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंस की तरह काम करते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो एविडेंस की तरह काम करते हैं, इनका इंस्पेक्शन करना। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है, तो उस ट्रांजैक्शन का क्या प्रूफ है। जैसे आप मार्केट जाते हैं, आप मार्केट में सामान खरीदते हैं, आप शॉपिंग पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो वहां से बिल मिलता है। तो ये बिल आपका एक प्रूफ है कि आप ये सामान लेकर आए हैं, है ना? तो यही वाउचिंग है। जब आप अपनी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को अच्छे से क्या करते हो, इंस्पेक्ट करते हो, अच्छे से वेरीफाई करते हो, इवेल्युएट करते हो, तो जो एविडेंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं वाउचिंग, है ना? ये दो तरीके से होती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है कोलेटरल। प्राइमरी होती है जिसमें ओरिजिनल आते हैं, आपके ओरिजिनल वाउचर्स आते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका चेक हो गया, आपका बैंक का स्टेटमेंट हो गया, आपका सेल्स इनवॉइस हो गया। ये आपके ओरिजिनल में आते हैं, ओरिजिनल वाउचर्स में। वहीं जो कोलेटरल है, कोलेटरल जो है ये आते हैं आपके जिनको आप कॉपी कराते हैं, कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ना, बेसिकली जिन्हें आप डुप्लीकेट करते हैं, इन्हें कहते हैं कोलेटरल। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, ओरिजिनल वाउचर्स आर कॉल्ड, ओरिजिनल वाउचर्स को क्या कहते हैं? तो पहला है प्राइमरी वाउचर, यहां पर आएगा, और दूसरा उनकी कॉपीज जो होती है उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कोलेटरल वाउचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, प्राइमरी एंड कोलेटरल वाउचर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। So as per section dash of the Companies Act 2013, the person appointed as an auditor of the company shall sign the auditor's report or sign or certify any other document of the company in accordance with the provisions of section 141 subsection 2। सिंपली हमसे पूछ रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन में ऑडिटर जो है रिपोर्ट को साइन करता है, इस बात को कहा गया है। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो सेक्शन 145 है, जिसमें आपको बताया गया है कि एक ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर सकता है ऑडिटर, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। सेक्शंस इंपॉर्टेंट है याद करने, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 139 से, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। देन सेक्शन नंबर 140 जो रिमूवल की बात करता है, ऑडिटर के रिमूवल की या फिर उसके रेजिग्नेशन की। सेक्शन 141 में आते हैं तो ये बात करता है क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 142, 142 रेम्यूनरेशन की बात करता है। सेक्शन 143 जिसमें हम पावर
या फिर ऑडिटर की जो ड्यूटीज हैं इसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 144, ऑडिटर कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता? ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। और लास्ट आता है आपका सेक्शन 145 कि ऑडिट रिपोर्ट पर ऑडिटर जो है वो अपने क्या करेगा? साइन करेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका आंसर सेक्शन 145। ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और मैंने यहाँ पे ब्रीफ इनका दे दिया है एक छोटा सा कि क्या क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट आपके ऑडिटिंग में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आपका आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, as per the provisions specified in the Income Tax Act 1961, it is compulsory for dash to file a return of income or loss for every previous year on or before the date due in the prescribed form. जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स हम रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब आपकी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, बीओआई है, एजीपी है, ये लोग सिर्फ तभी आईटीआर फाइल करते हैं जब एक एग्जेम्पशन लिमिट से ये एक्सीड कर जाते हैं। ठीक है, वही जब हम बात करते हैं कंपनीज या फिर फॉर्म्स की, तो इनके लिए कंपल्सरी होता है आईटीआर को फाइल करना बिना किसी एग्जेम्पशन लिमिट के। वही हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि बिना एग्जेम्पशन लिमिट के हम किन पर्सन से कंपल्सरी आईटीआर फाइल करने को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके दो हैं पर्संस, कंपनीज एंड फर्म। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, एचयूएफ, ये सारे के सारे एग्जेम्पशन लिमिट से अगर एक्सीड कर जाते हैं तभी इन्हें आईटीआर फाइल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is correct regarding the negotiable instrument act in India? तो आपको पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881। तीन आते हैं इसके अंदर आपके, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। ये तीन आते हैं, बेसिकली इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, बोला है कि कौन सा करेक्ट है ये बताना है। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, प्रॉमिसरी नोट कंटेनिंग एंड कंडीशनल प्रॉमिस टू पे इज वैलिड प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट जिसमें कंडीशनल प्रॉमिस है उसे हम वैलिड प्रॉमिसरी नोट कहते हैं। ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि कंडीशनल नहीं, यहाँ पे अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। बिल ऑफ एक्सचेंज को बियरर ऑन डिमांड में पेबल आप कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, सिर्फ बियरर ही नहीं, ऑर्डर भी जिसे हम देते हैं उसके लिए भी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जा सकता है। चेक रिक्वायर द एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉवी। जब आप चेक इशू करते हैं तो उसमें एक्सेप्टेंस जरूरी है ड्रॉवी की, ये स्टेटमेंट भी गलत है। कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, कोई प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज थोड़ी ना है ना। स्टेटमेंट ए जो है, चेक इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ बैंकर। हमेशा जो है आप चेक को किस पे ड्रॉ करते हैं, एक बैंकर पे ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बैंक्स आर not required to deduct TDS on from depositors who have submitted declaration in which of the following forms under the income tax rules 1962। बैंक्स को कब टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती फ्रॉम डिपॉजिटर्स। देखिए, जो भी ट्रांजेक्शन होती है बैंक के थ्रू होती है, तो बैंक ही हमारा टीडीएस कट करता है ना, टैक्स डिडक्शन फ्रॉम सोर्स। बैंक ही हमारा क्या करता है, टीडीएस कट करता है। तो कब बैंक्स को जो है टीडीएस कट करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी पर्सन ने डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट किया है, तो बेसिकली आपसे फॉर्म का नाम पूछ रहा है, कौन सा फॉर्म वो होता है। तो यहाँ पर होता है आपका फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। 15H होता है आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए और 15G होता है आपके अदर्स के लिए।
ठीक है। 16A होता है आपका सैलरी के लिए, ये टीडीएस के फॉर्म्स जो होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि डिपॉजिटर का टीडीएस ना कटे उसके लिए क्या डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो देखिए यहाँ पे सीनियर सिटीजन की कोई बात नहीं कही गई है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर लिया जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 15G विच इज फॉर अदर्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, tax audit is compulsory in the case of a person carrying on profession and whose gross receipts exceeds which one of the following। टैक्स ऑडिट कब कंपलसरी है? एक ऐसे पर्सन के लिए जो कि प्रोफेशन में है और जिसकी ग्रॉस रिसिट एक्सीड कर जाती है कितने अमाउंट से? तो यहाँ पर 50 लाख से ऊपर अगर किसी प्रोफेशन का ग्रॉस रिसिट एक्सीड कर जाता है तो उसके लिए टैक्स ऑडिट करना कंपलसरी होता है। इसका जो सेक्शन है दैट इज 44AB, इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल रिसिट। देखिए जब पढ़ते हैं ना रिसिट्स के बारे में तो दो तरीके की रिसिट्स हैं, कैपिटल रिसिट्स एंड रेवेन्यू रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स होती हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, बार बार नहीं होती, और ये आपकी लाइबिलिटी क्रिएट करती है। वही जो रेवेन्यू रिसिट्स होती हैं ये रिकरिंग नेचर की होती हैं, बार बार होती हैं, ये आपकी एसेट्स को बिल्ड करती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा कैपिटल रिसिट्स। तो देखिए अमाउंट रिसीव्ड पे ऑफ लोन, आपने लोन लिया, लोन लेने के पर मतलब लोन लेकर आपने अमाउंट को रिसीव किया, ये क्या है आपकी? ये आपकी कैपिटल रिसिट है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी नॉन रिकरिंग नेचर की है, बार बार थोड़ी लोन लेते हैं, लेकिन ये आपकी लायबिलिटी को बढ़ा रहा है। मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचा, पैसे आ गए, ये रिकरिंग नेचर का है, ये आपकी रेवेन्यू रिसिट हो गई। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वहां से डिविडेंड आ रहा है, अगेन ये रेवेन्यू रिसिट है। कमीशन और फीस रिसीव कर रहे हैं आप, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उस पर कमीशन और फीस को रिसीव कर रहे हैं, दिस इज अगेन योर रेवेन्यू रिसिट। तो जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कि आपने जो है लोन लेकर पैसा अपने पास लिया है, तो ये आपके पैसा आया तो रिसीव तो हुआ, लेकिन ये कैपिटल नेचर का है, कैपिटल रिसिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। कैश receipts are entered on the credit side of cash book। कैश बुक की जब हम बात करते हैं तो जब पैसा आता है तो डेबिट में लिखते हैं और पैसा जाता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। यहाँ पे लिखा कि कैश रिसीव हो रहा है उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यानी कि मेरे आंसर में पहला तो आएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, या तो 1 और 2 या तो 1 और 4। क्रेडिट परचेज ऑफ अ लैंड इज एंटर्ड इन परचेज जर्नल, आपने उधार में एक लैंड खरीदी, क्रेडिट बेसिस पे आपने एक लैंड खरीदी, तो एंट्री क्या होगी इसकी? लैंड अकाउंट डेबिट टू, सपोज कीजिए आपने राम से खरीदी, राम क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, है ना। तो भाई उधार में खरीदी है तो परचेज जर्नल में क्यों करोगे इसकी एंट्री? रिस्पेक्टिव एसेट जो है उसमें उसकी एंट्री करोगे, और जो यहाँ पर हमारा डेटर क्रेडिटर बनेगा उसकी एंट्री करोगे, तो परचेज जर्नल नहीं होगा, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन 1 और 2 हमारा गलत है। थर्ड है कि लेजर एक सब्सिडरी बुक है, बिल्कुल सही है, लेजर भी एक सब्सिडरी बुक का ही पार्ट होता है। पेटी कैश बुक इज अ बुक हैविंग रिकॉर्ड ऑफ स्मॉल पेमेंट्स, जो छोटे मोटे पेमेंट्स होते हैं उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम पेटी कैश बुक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। आई होप इट्स क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। Let's move to next question, question number 9. Due to which of the following reasons can there be difference between balance of cash book and passbook? तो ये BRS से क्वेश्चन हमारे पास पूछा है कि हमारे पास दो बुक्स हैं, कैश बुक एंड पासबुक। इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस आते हैं जिसकी वजह से हमें BRS को प्रिपेयर करना पड़ता है, वो क्या कारण है? क्या टाइम डिफरेंस होता है? बिल्कुल, चेक इशू हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुई, आपने कैश में से तो इशू कर दिया लेकिन बैंक में अभी वो पे नहीं हुआ, टाइम डिफरेंस हो सकता है। ट्रांजैक्शंस में कुछ कमियां आ गई,
ट्रांजेक्शन हुई लेकिन दूसरे को इन्फॉर्म नहीं किया, है ना, एरर्स हो गए, एरर्स की वजह से भी आपका कैश बुक एंड पासबुक में क्या हो सकती है, डिफरेंस हो सकती है। सपोज आप ओमिट कर गए, आपने अमाउंट गलत लिख दी, इस तरीके के एरर्स हो सकते हैं। तो तीनों ही चीजें आपके कारण बनती है कैश बुक एंड पासबुक के डिफरेंट होने का। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है और ये PYQs में आपसे पूछा गया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा अमाउंट चेंज करी है। आपको बोला गया कि इंफॉर्मेशन दी है आपको ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक यानी कि क्रेडिट बैलेंस। तो माइनस में लिखेंगे 6900 क्योंकि ये अनफेवरेबल बैलेंस होता है हमारा। चेक पेड इनटू द बैंक अकाउंट बट नॉट क्रेडिटेड। आपने चेक क्या किया, बैंक में पे तो करा लेकिन अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, ठीक है। आपके कैश बुक से तो अमाउंट चला गया, पासबुक में अभी तक है, पासबुक से भी उसे हटाना पड़ेगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट चल रहा है, कम करना पड़ेगा, माइनस 3200। चेक इशू लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। आपने चेक इशू तो कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। चेक इशू हो चुका है आपकी तरफ से, बैंक से तो जा चुके हैं पैसे, बैंक से जा चुके हैं लेकिन कैश बुक से नहीं गए। कैश बुक में भी उतना ही बैलेंस दिखा रहा है तो कैश बुक में भी एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 650। ओवरड्राफ्ट है तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी की सारी कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। बैंक चार्जेस पासबुक में डेबिट हो गए हैं 50 रुपीज, ठीक है भाई, इसकी एंट्री कर देंगे -50। चेक आपने डायरेक्टली कस्टमर के द्वारा दिया गया चेक डायरेक्टली आपने बैंक में जमा कर दिया 4000 का, ठीक है। तो अपने पास भी एंट्री हो गई और कैश बुक पासबुक में भी एंट्री हो गई 4000 की। अब इन सभी को सॉल्व करके आपको आपका आंसर बताना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो डिटेल में सारी की सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मैंने आपको BRS करवाया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कराया है। आप लोग कमेंट कर रहे थे मैम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर करा दो, तो ढंग से अगर आप देखेंगे तो उसकी क्लास भी मैंने ली हुई है यूट्यूब पर फ्री में, ठीक है। PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ और आज छोटा सा ही सेशन था जिसमें हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, बट ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश करी है, कुछ PYQs ऐड करे हैं और इसके बाद बेसिकली मैं UPPCL की PYQs ही आप लोगों को फिर से स्टार्ट कराने वाली हूँ क्योंकि कुछ PYQs मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं करवाए हैं। तो यहाँ पर अब एक नया मंथ जो है स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल, है ना, और यहाँ से हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम UPPCL के PYQs करेंगे, ठीक है। और इसमें हमारा जो टारगेट होगा वो होगा रिविजन विद PYQs। हम PYQs की हेल्प से रिवीजन करेंगे और यहाँ से आपको समझ आएगा कि क्या क्या कंसेप्ट हमसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो उसी चीज पे मेजरली फोकस करके हम स्टार्ट करेंगे। 2022 में जो एग्जाम हुआ था उससे टारगेट करते हुए प्रीवियस क्वेश्चंस पे जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ही वीडियो आपको मिल जाएगी उसके बाद आपको PDF भी मिल जाएगी। PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और क्लासेस को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिए, आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, पढ़ने के लिए चीजें मिल जाएंगी। सो मेक श्योर आप हर एक चीज को अच्छे से पढ़ लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने मार्क्स आज स्कोर करे हैं और क्या आपने नया सीखा है। I'll see you in the next video, students. Till then, keep studying and keep revising. Bye-bye. Take care of yourselves.